Good evening. Welcome to today's session at 9 p.m. This is our live class, our weekday live class for IELTS. My name is Ashish and I'll be taking you through today's session. Okay, so let's get going. As you can see on the screen, आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है मैचिंग इन्फॉर्मेशन और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. Those of you who have joined us earlier, उनको मालूम है कि इसको हम इन डिटेल पहले कर चुके हैं, पर अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तब भी कोई टेंशन नहीं है, तब भी बिल्कुल फिक्र नहीं करना है आपने, क्योंकि आज भी हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं. इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे. अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है द लर्निंग डेस्क के चैनल को, तो प्लीज डू दैट. चलिए, सो लेट्स बिगिन. What is मैचिंग इन्फॉर्मेशन? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कहा था कि इस चीज़ को और थोड़ा डिटेल में लें, इसको और इस क्वेश्चन टाइप को और समझना चाहते हैं, तो आज हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैचिंग इन्फॉर्मेशन में होता क्या है, सबसे पहले हम जल्दी से वो देख लेते हैं एंड फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ये है आइल्स क्या कहता है इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में आइल्स अपने क्या कह रहा है. तो इसमें क्या करना होगा, आपको कुछ एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी हुई होगी. क्वेश्चंस में क्वेश्चंस नंबर्ड होंगे, सपोज क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, ऐसे 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस में कुछ एक इंफॉर्मेशन दी होगी, एक स्टेटमेंट दी हुई होगी. आपको ये पता करना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो किस पैराग्राफ में है. अब जो आपका पैसेज है उसमें जो पैराग्राफ्स हैं इस केस में वो नंबर्ड होंगे और आके हम उनको कह सकते हैं उनके आगे एक लेटर लिखा हुआ, सपोज ABCD, ऐसे उनके आगे लेटर्स लिखे होंगे. तो जिस भी पैराग्राफ में आपको वो वाली इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस पैराग्राफ का जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर है वो आपको अपने आंसर शीट पे लिखना होगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. एक चीज मैं जल्दी से यहाँ रिमाइंडर दे दूं फॉर दोज हु आर अ पार्ट ऑफ आवर इंटरैक्टिव कोर्स और आर VIP कोर्स. इस सेशन के खत्म होते ही यू कैन जॉइन अस लाइव ऑन Zoom. दिस हैपेंस एवरी डे. 9 o'clock we have this session and after this session you can meet us on Zoom for discussion या कोई डाउट्स हैं तो उसके लिए. अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसको ज्वाइन कीजिए. यू विल गेट अ लिंक फॉर आवर जूम सेशन एज वेल. चलिए, ओके, विद दैट ऑफ आगे क्या है, हमने ये देख लिया कि हमने क्या लिखना है, करेक्ट पैराग्राफ का लेटर लिखना है. आपको क्या ढूंढने को कहा जा सकता है, कोई एग्जाम्पल ढूंढने को कहा जा सकता है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढने को कहा जा सकता है, या कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढने को कहा जा सकता है, ऐसा कुछ होगा. इसको अभी हम देखेंगे, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इस केस में ये क्लियर भी हो जाएगा आपको. ये चीज, अब जो थर्ड पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सारे पैराग्राफ्स में जरूरी नहीं है कि आपको वो इंफॉर्मेशन मिले. सपोज वहां पे 4 क्वेश्चंस हैं और आपके पास हो सकता है 6 पैराग्राफ हों, तो 2 पैराग्राफ ऐसे भी होंगे जो यूज नहीं होंगे, उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली जाएगी, और कुछ पैराग्राफ ऐसे होंगे जिनमें से एक से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है. तो इस चीज को हमें कैसे पता लगेगा कि क्या एक पैराग्राफ बार बार यूज होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता लगेगा हमें, ये क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शंस में हमें पता लग जाएगा. क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शंस में से जरूर जाना है. अगर वहां पे ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में कि 1 पैराग्राफ कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, सिर्फ उसी केस में ये मल्टीपल टाइम्स यूज होगा. अदरवाइज अगर आपको एक आंसर मिल गया तो ये सोच लीजिए कि ये वाला पैराग्राफ अब यूज नहीं होगा. The questions do not follow the same pattern or the same order as the information in the text. इसका क्या मतलब हुआ कि पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन है वो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस के ऑर्डर में आए. क्वेश्चंस और जो पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है वो आगे पीछे होगा, तो यू विल हैव टू फाइंड इट आउट. ओके, सो दिस वाज द बेसिक, दिस वाज वेरी वेरी बेसिक जो आइल्स कहता है. अब अगर आपको याद हो
जिन्होंने भी पहले सेशन अटेंड किया है या पिछला वीडियो देखा है, ये उनके लिए है। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको अभी मैं बता देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या स्ट्रैटेजी रहती है हमारी। क्या इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे या पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे? तो सही आंसर है इसके केस में रीड द पैराग्राफ फर्स्ट। मैं पैसेज नहीं कह रहा हूं, पैराग्राफ कह रहा हूं। रीड द पैराग्राफ फर्स्ट, पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, बाद में हम जाके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा कैसे पता लगेगा कि क्या है। तो इससे पहले कि हम पैराग्राफ पढ़ने का डिसाइड करें या क्वेश्चन पढ़ने का डिसाइड करें, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? रीड इंस्ट्रक्शंस, पहले हो गया रीड इंस्ट्रक्शंस, एंड देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन टाइप, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन टाइप, देन उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद रीड द पैराग्राफ फर्स्ट। ठीक है, आई थिंक दिस वन इज क्लियर। मैं इसको यहां से कट करके इसके बाद ही लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसको लेके। रीड द पैराग्राफ फर्स्ट वो कब होगा? उससे पहले क्या करना होगा? हमें उससे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद हमने पढ़ना है रीड द इंस्ट्रक्शन, रीड द पैराग्राफ। ओके, नाउ कैसे करना है इसको? मैच हेडिंग्स में इफ यू रिमेंबर हमने क्या किया था? मैच हेडिंग्स में मैंने कहा था कि ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन है वो पहली 2 लाइन और आखिरी 2 लाइन करके पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन में इतना आसान नहीं होता। इस क्वेश्चन में क्योंकि मल्टीपल टाइम्स कुछ एक इंफॉर्मेशन यूज हो सकती है, तो इसमें हम क्या करेंगे? जब हम पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे गाइस, तो इस केस में हम लाइन बाय लाइन उसको जल्दी से अपने दिमाग में ट्रांसलेट करते रहेंगे कि उसका क्या मतलब बन रहा है। जितना भी आपको समझ में आए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, जितना भी आपको समझ में आ रहा है उतने को आप ट्रांसलेट कीजिए। जो सिंपल इंग्लिश है उसको ट्रांसलेट कीजिए, देन वी विल गो टू आवर क्वेश्चंस और द मैचिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, समझ में आएगा। चलिए, यहां तक आई होप इट इज क्लियर। ये सिर्फ एक मैंने ब्रॉड ओवरव्यू दिया है कि हाउ डज इट वर्क। नाउ लेट्स गेट इनटू द स्पेसिफिक्स। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, दिस विल हेल्प यू। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा दिखता है। This does not mean that you will read the question. You will not read the question. What will you read? You will only read the instructions. And I'm just showing you कि question दिखता कैसा है। ठीक है, okay. This is how the question looks like. तो हमने सबसे पहले क्या करना था? सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी थी। इसने क्या बोला? अब यहां पे बहुत क्लियरली इन्होंने बोला है, रीडिंग पैसेज 2 हैज 7 पैराग्राफ्स A to G, जिसको ये सेक्शन कह रहा है। ठीक है, पैराग्राफ है, सेक्शन है, जैसे भी कह सकते हो। तो A to G यहाँ पे 7 सेक्शंस हैं या 7 पैराग्राफ्स हैं। हमें बताना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है आगे जो दी हुई है वो राइट द करेक्ट लेटर A to G इन द क्वेश्चंस 14 to 18। ये हमें इसका आंसर देना है। तो A से G जो भी पैसेज का नंबर है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। नाउ ये 14 to 18 हमें नीचे इंफॉर्मेशन वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है, पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, तो मैं इसको अभी स्किप करूंगा। आप लोगों ने देख लिया होगा, बट हमें इस पे पढ़ने में टाइम वेस्ट इसको नहीं करना। 14, 15, 16, 17, 18 इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो व्हाट विल वी रीड? नाउ आई एम टेकिंग यू टू व्हाट यू आर गोइंग टू रीड। जो आपका पूरा पैराग्राफ है या पूरा पैसेज है उसका पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, ए पैराग्राफ पढ़ेंगे। हियर वी गो। ओके, नाउ
मैंने ऊपर लिख दिए हैं आपके लोगों के लिए क्वेश्चंस, बट इनको अभी नहीं पढ़ना ताकि हम आंसर ढूंढ पाए। ये मैंने इसलिए लिखा है 14, 15, 16, 17, 18, इनको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए एंड वी मूव डायरेक्टली टू द पैसेज ए। हमारे पैसेज का नाम है ड्राइवरलेस कार्स और ये हमारे पास जो ए पैराग्राफ है ये वो है। नाउ आई एम गिविंग यू 1 minute टू गो थ्रू द paragraph, read the paragraph, understand it and put it in the comments कि इसका आंसर क्या होगा, इस पैराग्राफ का आंसर क्या होगा, 14 to 18 किसकी बात हो रही है। ये वाली हम अभी बात आपको 1 minute दे रहा हूं मैं, कीजिए एंड देन वी विल डिस्कस। लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसका क्विकली मीनिंग देखना है। जब हमने मीनिंग देख लिया, एक बार जब हमने सारी लाइंस का मीनिंग देख लिया, इज व्हेन वी विल गो बैक टू द क्वेश्चंस 14 to 18 एंड देन सी कौन सा बेस्ट फिट बैठेगा। ओके चलिए इसको करके देखते हैं। लेट मी हेल्प यू डू दिस वन एंड लेट्स सी। ए को हम पढ़ना शुरू करने दें। अच्छा, ए लाइन क्या कह रही है? ए लाइन क्या कह रही है कि the automotive sector is well used to adapt to what? Automation in manufacturing। यानी कि जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, ऑटोमोटिव क्या होता है? जो कार्स के साथ डील करता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के साथ जो डील करता है, वो वाला सेक्टर किस चीज के लिए यूज टू है? ऑटोमेशन के लिए, ठीक है, ऑटोमेशन के लिए वो बहुत, उनको आदत है जो भी ऑटोमेशन होती है उसके साथ वो अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1970 से क्या हो रहा है? रोबोटिक कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी कारों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है किसके थ्रू? रोबोट्स के थ्रू। ये वाली बात कर रही है ये वाली लाइन। अगली लाइन, इसको मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, रोबोट्स को यूज किया जा रहा है। अच्छा, अ न्यू चैलेंज, अब एक नया चैलेंज इज ऑन द हराइजन, यानी आने वाला है, और ये फिर से कहां से आएगा? ऑटोमेशन से ही आएगा। ये जो नया चैलेंज है ये ऑटोमेशन से ही आएगा। हाउएवर इट हैज नथिंग टू डू विद मैन्युफैक्चरिंग दिस टाइम, मतलब ये इस बार इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, बट विद द व्हीकल्स देमसेल्व्स, यानी उसका व्हीकल से, यानी जो ऑटोमोबाइल है, कार है, ट्रक है, उससे इसका लेना देना है। तो ये बात हुई अभी तक। आगे देख लेते हैं। ओके, रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन ऑटोमेशन आर नॉट न्यू, यानी इस पे जो रिसर्च हो रही है इसकी ऑटोमेशन पे, ये कोई नई चीज नहीं है। जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हैं वो हैं विच हैव बिन देयर फॉर मोर देन 50 years, यानी जो सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं जो खुद से अपने आप को ड्राइव करती हैं बिना ड्राइवर के, ऐसी चीजें वो कब से हैं? करीब 50 साल से ऑलरेडी हैं। तो ये ऑलरेडी असिस्टेंस ड्राइवरलेस कार्स की तरफ हो रही हैं, बट सिंस गूगल 2010। अच्छा, जब से गूगल ने अनाउंस किया है कि कैलिफोर्निया की सड़कों पे वो ऐसी कार्स को चलाएंगे, कब से? 2010 में। तो प्रोग्रेस हैज क्विकली गेन्ड पेस, यानी इसकी जो पेस है वो जल्दी से बढ़ गई है। इस प्रोजेक्ट की पेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है। ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। अब ये बात हुई, यहाँ पे ड्राइवरलेस कार्स की बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है, 50 साल से ज़्यादा पुरानी है टेक्नोलॉजी है, बट जब से गूगल ने इसके बारे में बात की है 2010 में, तब से इसमें तेज़ी आ गई है। इट हैज़ गैदर्ड पेस, ये बात हुई। अब वंस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट, नाउ वी विल गो बैक टू दी क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड कि हमारी ऑप्शंस क्या कह रही हैं। नाउ गो बैक टू दी क्वेश्चंस। ऊपर जो 14 to 18 है उनको अब पढ़ते हैं एक एक करके और समझ लेते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। ओके चलो, 14, रेफरेंस टू अ टाइम व्हेन अ कार इज नॉट इन यूज, यानी कुछ ऐसे टाइम की बात जब कार यूज नहीं हो रही है। ऐसी कोई बात आई इस पैराग्राफ में? नहीं आई, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। वी स्किप दिस वन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 15th, मेंशन ऑफ सेवरल एडवांटेजेस, कि कुछ ऐसे एडवांटेजेस मेंशन हुए हों, उसके फायदे मेंशन हुए हों, ऑफ ड्राइवरलेस व्हीकल्स, ऐसी कारों के जिनमें ड्राइवर नहीं होता। फॉर हुम, किसके लिए?
फॉर इंडिविजुअल रोड यूजर्स, यानी जो इंडिविजुअल है, यानी एक आम इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए उसके फायदे किस चीज के, ड्राइवरलेस कार्स के। ऐसी कोई बात आई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं आई यहां पे भी, तो इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं। 16, रेफरेंस ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल फॉर ईच ट्रिप, यानी कि हर ट्रिप के लिए एक अपॉर्चुनिटी कि आप अलग व्हीकल चुन सकें, कि हर एक डिफरेंट ट्रिप के लिए आप एक डिफरेंट टाइप की कार चूज कर पाएं, एक व्हीकल चूज कर पाएं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी की बात, तो ऐसी भी कोई बात अभी तक तो नहीं आई। 17, एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू ओवरटेक अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कौन सी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की बात आ रही है, हमें नहीं पता। अभी यहाँ पे कोई भी ऐसी बात भी नहीं आई कि कितना टाइम लगेगा इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, प्रॉब्लम्स की कोई बात आई नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं आई, तो ये वाली ऑप्शन भी हमारे लिए इनवैलिड हो गई। 18, ओके, अ सजेशन दैट क्या, दैट अ यूज ऑफ ड्राइवरलेस कार्स, एक ऐसा सजेशन कि जब हम ड्राइवरलेस कार्स यूज करेंगे तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी जब कारें ड्राइवरलेस हो जाएंगी, यानी कोई ड्राइवर उनको नहीं चलाएगा, वो खुद से अपने आप को चलाएंगी, तब भी किस चीज पे इंपैक्ट नहीं आएगा कि जितनी कारें बन रही हैं आज की डेट में, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उस पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऐसी कोई बात आई नहीं आई। तो गाइज अब आपने क्या देखा, इस केस में हमने सारी ऑप्शंस पढ़ ली, बट कोई भी चीज यहां पे मैच नहीं कर रही उस इंफॉर्मेशन से जो इस पैराग्राफ में हमें दी हुई है। तो इस केस में हम इसको स्किप कर देंगे, यानी जो ए पैराग्राफ है उसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि अभी हमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड हो, क्वेश्चन नंबर 14 से 18 से रिलेटेड हो, तो हमारे लिए ये अभी के लिए यूजलेस है। ठीक है, रिमेंबर क्या बात हुई थी कि कुछ एक पैराग्राफ ऐसे होंगे जो कभी यूज नहीं होंगे, तो हो सकता है ये ऐसा ही एक पैराग्राफ हो, बट अगर हमने कुछ मिस भी किया है वी कैन कम बैक टू इट लेटर। अभी के लिए वी आर लीविंग दिस वन, क्योंकि हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब now I'm moving to the next paragraph. The next paragraph will be visible to you. I'll give you a minute. Go through the paragraph and see कौन सी information है। अब क्योंकि हम इस टाइम पे 14 to 18 पढ़ चुके हैं, तो हमें आइडिया भी है कि कौन सी ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आपको याद भी आ जाएगा। चलिए, I'm giving you a minute to just go through it. Okay, I hope you guys have gone through the passage and have the right answer. If you have the right answer, put it in the comment section. उसको comments में डालिए. What is the answer? 14, 15, 16, 17 और 18 कौन से वाला B के साथ correspond कर रहा है? You have to tell me. Okay, good. So let's see. Let's go through it and let's see what is the answer. Let's look at this. Okay, I'm going to read the paragraph और उसका मीनिंग देखेंगे, ठीक है, उसको जल्दी से अंडरस्टैंड करेंगे. Let's look at the meaning. Okay, B. Okay, there are many reasons why the technology is advancing so fast. मतलब कि there are many reasons, कई ऐसे reasons हैं जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस कर रही है आज की डेट में इस पेस पे, ये इतनी तेज टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, उसके कई रीजन हैं.
एक जो फ्रीक्वेंटली साइटेड यानी एक ऐसा रीजन जो काफी बार बोला जाता है वो है सेफ्टी। किसी ने बोला है, किसने, एक लैब ने बोला है कि 90% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो होते हैं ह्यूमन एरर की वजह से। यानी मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो ह्यूमन एरर्स की वजह से हो रहे हैं। वो इस पैराग्राफ में बात आई है। बट ऐसी कोई बात क्या हमारे 4-5 जो ऑप्शंस थी 14 till 18 में थी? नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है ये। ओके, ऑटोमेशन मे हेल्प रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ दिस, यानी कि ऑटोमेशन से ये जो इंसिडेंट्स हैं यानी जो ह्यूमन एरर की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ये हो सकता है कम हो जाएं। ओके, लेट्स गो हेड। ओके, अनदर एम, एक और एम क्या है, इज टू फ्री द टाइम। किसके लिए? इज टू फ्री द टाइम पीपल यूज इन ड्राइविंग, कि वो टाइम जो लोग आज की डेट में ड्राइव करने के लिए यूज कर रहे हैं वो टाइम उनका फ्री कर दिया जाए, वो उसको उनको ना करना पड़े। इफ द ओके ओके इफ द व्हीकल कैन डू सम और ऑल ऑफ द ड्राइविंग, यानी अगर कार खुद से अपने आप को ड्राइव करे थोड़ी देर के लिए या काफी ज्यादा खुद से ड्राइव करे तो क्या होगा, तो इट मे बी यूजफुल टू बी प्रोडक्टिव। मतलब इसका मतलब कि उस टाइम पे हो सकता है कि आप और कुछ काम कर पाए और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। टू बी सोशल और मे बी रिलैक्स, यानी उस टाइम पे हो सकता है कि आप सोशलाइज करें, यानी सोशलाइज मतलब किसी से बातचीत कर सकें, अपने दोस्तों से बात कर सकें या सिंपली रिलैक्स कर सकें। तो क्यों होगा? क्योंकि जो कार है वो अपने आप सेफ्टी का ध्यान रख रही है, राइट? ओके, if the car can do or the vehicle can do its driving, those who are challenged by existing mobility models, यानी अगर कार खुद से ड्राइव कर रही है तो वो लोग जिनको चैलेंजिंग लगता है ड्राइव करना, यानी जिनको मुश्किल आती है ड्राइव करने में, सच एज ओल्ड और डिसेबल्ड पीपल, यानी जिन लोगों की एज ज्यादा हो चुकी है, जो सीनियर सिटीजन हैं जो ड्राइव नहीं कर सकते या जो किसी डिसेबिलिटी की वजह से ड्राइव नहीं कर सकते, उनके लिए वो अपने लिए ज्यादा ऑटोनॉमी इन ट्रैवल एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम या इंडिपेंडेंस। तो क्या फायदा होगा? एक तो लोग अपना सोशलाइज कर पाएंगे, दोस्तों से बात कर पाएंगे, और जो बूढ़े लोग हैं या जिनकी कोई भी डिसेबिलिटी है वो भी खुद से ड्राइव कर पाएंगे। तो ये बात आ गई। नाउ which option suits best here? Just look at that and tell me which option suits best. I think it is very easy now. 14th को देखते हैं पहले। 14, कार नॉट इन यूज, ऐसी कोई बात आई? नहीं आई। अगला, ओके, मेंशन ऑफ सेवरल एडवांटेजेस फॉर इंडिविजुअल रोड यूजर्स, यानी बहुत सारे फायदे किसके लिए? इंडिविजुअल रोड यूजर्स के लिए। वो वाली बात आई? बिल्कुल आई। क्या फायदे हैं इंडिविजुअल रोड यूजर्स के लिए ड्राइवरलेस कार के? कि वो सोशलाइज कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। जो लोग खुद ड्राइव नहीं कर सकते उनके लिए भी ग्रेटर इंडिपेंडेंस होगी। तो ये वाली बात यहाँ पे आई। तो 15 का आंसर हमारे लिए हो जाएगा बी। 15 के आगे हम लिख देंगे बी। दिस इज द आंसर फॉर दिस। 16th देखते हैं। चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल फॉर ईच ट्रिप, हर ट्रिप के लिए एक अलग व्हीकल आप चूज कर पाए, ऐसी कोई बात आई? नहीं आई। तो ये वाली ऑप्शन नहीं होगी हमारे लिए। 17, एन एस्टिमेट ऑफ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी कितना टाइम लगेगा प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में, ऐसी कोई बात आई? नहीं आई। तो ये भी नहीं हो गया। 18, नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड, ऐसी कोई बात आई कि कितने व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होंगे एक बार ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगे उसके बाद? ऐसी भी कोई बात नहीं आई। तो और कोई ऑप्शन नहीं होगी। हमारा आंसर क्लियरली यहाँ पे हमारे लिए 15th मिल गया। तो 15th का आंसर हो गया आपके लिए बी। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस वन फॉर योरसेल्फ। वी आर लुकिंग एट सेक्शन सी नाउ।
I'm giving you a minute to simply go through it. If you find the answer, put it in the comments, put it in the comment section. For those who have joined us for the first time, welcome. हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़िए. If you want to join our live Zoom session after this session. Okay. Okay. I hope you guys have the answer. You put it in the comment section. Very good. Okay. Let's look at what does it say. See. ओके, बियॉन्ड दीज डायरेक्ट बेनिफिट्स, यानी इन डायरेक्ट बेनिफिट्स के बियॉन्ड कौन से, जो हमने पैराग्राफ बी में देखे थे, देयर आर वाइडर इम्प्लीकेशंस टू द सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी है उसके लिए और क्या फायदे होंगे, वाइडर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसके और फायदे क्या हो सकते हैं. ओके, क्या होगा, एंड हाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके, और मैन्युफैक्चरिंग को कैसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा इस चीज को, यानी जो प्रोसेसेस हैं कार बनाने में उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा इस चेंज के लिए. ठीक है, अगली लाइन में चलते हैं. एट प्रेजेंट अ कार, आज की डेट में जो एक कार है, स्पेंड्स मोर देन 90% ऑफ द लाइफ पार्क्ड, यानी एक जो आम कार है वो 90% उसकी फुल लाइफ टाइम की 90% टाइम वो पार्क्ड रहती है. पार्क्ड रहती है मतलब चल नहीं रही होती. ओके, इसको देख के कोई लाइन हमें क्वेश्चंस में से लग रहा है कि सही है या मैच कर रहा है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इस लाइन के साथ मैच कर रही हो. ऑन एवरेज, मैं जस्ट इसको हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए. ओके, सो आई हैव हाइलाइटेड दिस वन. ये लाइन से क्या आंसर मिल रहा है हमें, लेट्स गो बैक, क्योंकि कुछ तो मिलता हुआ आ रहा था हमारे को. ओके, 14, रेफरेंस टू अ टाइम व्हेन अ कार इज नॉट इन यूज्ड. और क्या बात हुई यहां पे, बात हुई कि 90% ऑफ द टाइम्स द कार इज पार्क्ड, मतलब रेफरेंस टू अ टाइम व्हेन इट इज नॉट इन यूज. तो ये हमारा आंसर हो गया सी, हमारे लिए आंसर हो गया सी. ये वाला हमारा ऑलरेडी हो गया था बी, इसके आगे हम बी लिख देते हैं. ओके, 16 अभी तक ये मिला है और बाकी 3 नहीं मिले. आगे पढ़ते हैं, छोड़ना नहीं है इसको, क्योंकि अभी हो सकता है कि इसमें और कुछ भी मिल जाए हमारे को. उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, लाइफ पार्क. ओके, ऑटोमेशन मीन्स कि इसमें जो शेयरिंग है वो ज़्यादा वायबल हो जाएगी, यानी लोग ज़्यादा शेयरिंग कर पाएंगे व्हीकल्स के, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज, यानी शहरों में ये चीज़ ज़्यादा होगी कि लोग कार शेयर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो डिमांड है वो ज़्यादा है कार्स की. मोबिलिटी डिमांड कैन बी मेट बाय फार फ्यू व्हीकल्स, यानी जो मोबिलिटी है वो कम व्हीकल से भी उसकी डिमांड पूरी हो पाएगी. तो ये यहाँ पे बात हो रही है. अच्छा, डिमांड की या नंबर ऑफ व्हीकल्स की कोई बात हो रही थी, हाँ हाँ बिल्कुल हो रही थी, एक क्वेश्चन में हो रही थी, बट उसको समझ लेते हैं वो क्या कह रही थी बात, क्योंकि हो सकता है वो भी हो, वो भी आंसर हो हमारा. 18 को देख रहे हैं. ओके, a suggestion that the driverless cars will have no impact. वो कह रहे हैं कि उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड पे. ऐसी कोई बात आई नहीं, ये वाली बात नहीं आई कि जो व्हीकल्स हैं उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग पे, ऐसी कोई बात नहीं है. राइट, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ज़रूरत कम पड़े, बट उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला कि मैन्युफैक्चर कम किए जाएंगे, तो इसको हम कह नहीं सकते. ठीक है, चलिए. So let's move to the next one. Let's move to the next question, next paragraph, and let's see. D को अब हम देख रहे हैं. I'm just giving you a minute. जब तक मैं ऊपर वालों को मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए.
E P What is the answer? Put it into the chat. Okay. Okay. I hope you have the answer already. Let's move to the पैसेज एंड सी कि क्या कह रहा है। इसको जल्दी से समझ लेते हैं, इसको जल्दी से ट्रांसलेट करेंगे हम अपनी लैंग्वेज में। अगर आप बहुत एक्यूरेटली इसको ट्रांसलेट नहीं भी कर पा रहे या समझ नहीं भी पा रहे, जितना समझ में आ रहा है गाइस इज फाइन, इज एब्सोल्युटली फाइन। ये इजी है, इसको दिमाग से निकालिए कि मुश्किल है। जो जितना समझ में आए उतना समझिए, यू विल बी एबल टू गेट टू द आंसर। जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है या कोई डाउट है, ज्वाइन अस आफ्टर दिस लाइव सेशन एंड ज्वाइन अस ऑन जूम, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगर कोई भी डाउट है तो। चलिए ओके, इन्होंने क्या किया, जो MIT था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या टेस्ट किया, इन्होंने सिंगापुर में एक टेस्ट किया। उन्होंने क्या देखा कि फाइंडिंग दैट फ्यूअर देन 30%, ओके, जो 30% से कम कारें हैं वो उससे 30% कम कारें चाहिए होंगी अगर कार शेयरिंग इंप्लीमेंट हो जाती है। यानी अगर सभी लोग कार शेयरिंग शुरू कर देते हैं तो जितनी कारें अभी चल रही हैं उससे 30% कम कार्स की जरूरत होगी। इफ दिस इज केस, अगर ये केस है, यानी अगर ऐसा होता है तो हमें क्या होगा, हमें कम व्हीकल्स चाहिए होंगे, फार फ्यू व्हीकल्स वुड बी रिक्वायर्ड, कि हमें बहुत कम व्हीकल्स रिक्वायर्ड होंगे, उनको मैन्युफैक्चर कम व्हीकल्स को करना पड़ेगा टू मीट द डिमांड। पर क्या होगा, द नंबर ऑफ ट्रिप्स विल इंक्रीज, यानी कार को कितना जो चलना पड़ रहा है वो शायद बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि एम्प्टी व्हीकल्स would have to be moved from one customer to the next, यानी जो खाली कारें हैं उनको एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक लेके जाना पड़ेगा। तो ये बात आई। मॉडलिंग बाय MIT shows that the automotive vehicle might reduce the vehicle ownership by 43%। मतलब क्या हुआ इसका कि उनके हिसाब से, इस MIT के हिसाब से, यानी इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से, कि जो लोग कार खरीद रहे हैं वो हो सकता है 43% कम हो जाए। क्यों? क्योंकि वो शेयर्ड व्हीकल यूज करें। जैसे आज की डेट में हम लोग करते हैं कि अगर हम उबर, ओला ऐसी कैब सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो हम कार खरीदते नहीं है, बहुत सारे लोग कार खरीदते नहीं है और सिर्फ जो ये कार शेयरिंग सर्विसेज हैं उनको ही यूज करते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर ये आ जाएंगे ऑटोमेशन कार्स तो 43% लोग जो हैं वो कम कार खरीदेंगे, बट जो कार की माइलेज है, यानी जितना कार को चलना पड़ रहा है वो डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खाली कार एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक जानी जाएगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस वर्ड का क्या मतलब होता है? एज अ रिजल्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट, ये वाला वर्ड याद कीजिए। कॉन्सिक्वेंस इज अ वेरी गुड वर्ड विच विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन आइल्स राइटिंग। जब हम राइटिंग करेंगे, जहां पे भी हमें एज अ रिजल्ट लिखना होता है वहां पे हम उसकी जगह पे कॉन्सिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड वर्ड, रिमेंबर दिस वर्ड, दिस इज अ वेरी गुड वर्ड, कॉन्सिक्वेंटली। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक जो व्हीकल है वो ज्यादा यूज होगा, इट विल बी यूज मोर इंटेंसिवली एंड विल नीड अ फास्टर रिप्लेसमेंट, यानी उसको बदलना भी ज्यादा पड़ेगा, यानी ज्यादा जल्दी बदलना पड़ेगा। अब आखिरी लाइन देखिए, इसका क्या मतलब बन रहा है। फास्टर रेट ऑफ टर्नओवर विल मीन व्हाट? दैट द मैन्युफैक्चरिंग मे नॉट डिक्रीज, यानी जो कार है जब जल्दी जल्दी बदलनी पड़ेगी तो इसका मतलब ये है कि शायद
जो मैन्युफैक्चरिंग है कार की वो शायद कम ना हो, यानी जितनी कारें प्रोड्यूस हो रही हैं उनमें कोई कमी ना आए। ऐसी बात हुई थी, मुझे लगता है बिल्कुल हुई थी। कहाँ हुई थी उसको हम देख लेते हैं, एंड वो हुई थी 18 में। तो 18 में ऐसी बात हुई थी। 18 नंबर क्या कह रहा है हमारा, दैट यूज ऑफ ड्राइवरलेस कार्स विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट। तो हमारा इसका आंसर आ गया डी, बहुत क्लियरली। 17 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की बात आई नहीं, कोई बात नहीं है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी फॉर चूजिंग द बेस्ट कार फॉर अ ट्रिप, ऐसी कोई बात आई नहीं ही आई, ऐसी भी कोई बात नहीं आई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं कि नेक्स्ट का आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं। आई विल नॉट गिव यू द आंसर टू दिस वन, यू हैव टू पुट इट इन द चैट। Here goes. Okay, so give me the answer to this one, and those who want to join us live after this session, जो 9 PM पे इस सेशन को देख रहे हैं, then come and join me on the live Zoom session and give me the answer to this one live, and we will also discuss this one live. For those who have joined us here for the first time, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है, उससे हमारे को ज्वाइन कीजिए। इट इज़ फ्री and join us. We will discuss this question, and if you have any doubts you will be able to ask me those doubts. We have this session every night at 9 PM. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि यू गेट द नोटिफिकेशन, बेल आइकॉन दबा दीजिए, लाइक कीजिए सो दैट आई नो यू आर लाइकिंग दी वीडियोस। रीडिंग के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस टाइप हम एक बार के लिए कवर कर चुके हैं। गो टू द प्रीवियस वीडियोस, गो थ्रू देम, इट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड अगर आपको आइल्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो पहला वीडियो जो है अबाउट आइल्स एंड अबाउट रीडिंग, उसको जरूर पढ़िए। And yep, that's about it. I will see you guys tomorrow, same time, which is 9 PM India Standard Time. So join us if you can. If you cannot join us live, then go through this video and post your question in the comment section, and I'll see to it that our team answers your questions. So it was nice having you today for the session. Now I'll see you in the live session on Zoom, those of you who can join. Otherwise, I'll see you tomorrow. Good night. Have a nice time. Bye.